हेलो दोस्तों, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर 7 यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 से 6 तक कंप्लीट कर लिया है और उससे पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 और 7 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक क्लास 6 और 7 की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उसे बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6, 7, 8 ऐसा करके मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं। हमारा चैप्टर 7 है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। ये हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अगर सेशन पसंद आता है तो इसको एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 है हमारा देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। यहाँ तो यह हुआ है कि पहले के अध्यायों में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस प्रकार के प्रभाव पड़े थे। ठीक है, जो ब्रिटिश शासन है उसकी वजह से राजाओं, नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस तरह के प्रभाव पड़े थे। इस अध्याय में हम समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उसके उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। इसके लिए कौन कौन से बदलाव लाए जाने थे। भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजी सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे। अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। भाषाविद किसे कहते हैं? ठीक है, इसका वर्णन आगे आएगा भाषाविद का। तो भाषाविद किसे कहते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है उसे भाषाविद कहते हैं। ठीक है, एक से अधिक भाषा का जो जानकार होता है यानी कई सारे भाषाओं का, उसको भाषाविद कहते हैं। आगे है अंग्रेजी शिक्षा को किस तरह देखते थे। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे। आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं वे पिछले 200 साल में किस तरह विकसित हुए हैं। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए। भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। प्राच्यवाद की परंपरा। सन 1863 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। ठीक है, विलियम जोन्स कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स जो है एक भाषाविद भी थे। तो भाषाविद किसे कहते हैं? जो कई सारे भाषाओं का अच्छा जानकार होता है उसको भाषाविद कहते हैं। ठीक है, उन्हें ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था उन्होंने। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पी रखते थे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक जो थे, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा कोलब्रुक का। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल जो थे हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन दोनों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन परंपराओं, प्राचीन संस्कृतियों की प्रति जो गहरा आदर भाव रखते थे। ठीक है, यानी कि भारत और पश्चिम जो पश्चिमी देश हैं उनकी जो संस्कृति हैं उन दोनों के प्रति आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था।
उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के जो भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेज़ों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद मिलेगी, अंग्रेज़ों को जो है भारतीय संस्कृति से कुछ सीखने में मदद मिलेगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को, यानी जो वैभव लुप्त हो चुका है उसको समझने में मदद मिलेगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभाते रहे। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का यह भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं, जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते थे, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते थे। इस बात को ध्यान रखते हुए सन 1781 में अरबी फारसी इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। ठीक है, तो मदरसा क्या होता है, यहाँ दिया हुआ है कि मदरसा सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान हो सकता है। तो जिस जगह पर सीखा जाता है उसको मदरसा कहते हैं। अब है यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, चित्र 3 में, इसको पढ़ लीजिएगा। आप चाहें तो परीक्षा की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। अब है पूर्व की जघन्य गलतियाँ। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण को आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य आरंभिक और अगंभीर और सतही था। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। तो जेम्स मिल ने जो है प्राच्यवादियों पर उनकी बातों को नहीं माना और उन पर हमले किए। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। ठीक है, उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाज के काव्य और धार्मिक साहित्य के बजाय ये पढ़ाना चाहिए कि पश्चिम में किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल की। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया। थॉमस बेबिंगटन, मैकाले और इन आलोचकों में प्रमुख सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सीखने की जरूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया के श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में एक विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है।
मैकाले के मिंट्स यानी विवरण के आधार पर मैकाले के मिनट्स यानी विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजों को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए, यानी अंग्रेजी को जो है उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए, यानी कि कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज इन जैसे स्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूल के लिए भी अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकें छपने लगी। फिर व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र यानी वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। तो इसको याद कीजिएगा, याद रखिएगा, वुड्स डिस्पैच क्या था। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र यानी कि वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया था कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार होने से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास के महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। अब है वुड के नीति पत्र में, ठीक है, वुड के नीति पत्र में यह भी तर्क दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि ये लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता था और न ही शासन के लिए आवश्यकता अनुसार जो है निपुणता पैदा कर सकता था। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे तो उस समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, नैतिक शिक्षा की मांग। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है, नैतिक शिक्षा की मांग। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधि की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः श्रीरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह का छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। अब यहाँ दिया है कि स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। तो स्थानीय जो पाठशाला थे उनका क्या हुआ। क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं, और अगर स्कूल जाते थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? विलियम एडम की रिपोर्ट, इसके बारे में विलियम एडम की एक रिपोर्ट दी गई है कि 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूल में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था।
एडम ने जो रिपोर्ट तैयार किया वह दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी यानी कि 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जाती थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आप जिन चीज़ों की स्कूलों में उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं होता था। सालाना इम्तिहान है और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में ही चलती थी तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थी की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था। सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। तो इसका एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है, एक एक सेंटेंस इसका आपको पढ़ना है और इसके नोट्स बनाना है, ठीक है। ये जो टॉपिक दिया गया है, ये जो 4 लाइनें दी गई हैं, उनमें से भी कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट में भी अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट में भी इससे प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि नई दिनचर्या एक नए नियम, ठीक है। नई दिनचर्या नए नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। कंपनी का ध्यान जो है मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूद व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियम और नई नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। इसके लिए क्या किया जा सकता था? कंपनी ने क्या नए कदम उठाए, ठीक है। सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित ने 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था इनको। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्यपुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षाओं में आएं, तय सीट पर ही बैठें और अनुशासन के नियमों का पालन करें। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थीं, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने के बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसान के बच्चों भी पाठशालाओं में जा सकते थे क्योंकि शालाओं का समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। नई व्यवस्था के अनुसार अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएं। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल अंग्रेजी अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोचते थे। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित होकर कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा का भारत का आधुनिकीकरण
जो पश्चिमी शिक्षा है भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा लगाएं, ज़्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में कुछ प्रयासों के बारे में आप अध्याय 9 में पढ़ेंगे, परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इस तरह के लोगों में से थे। तो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ किस तरह के लोगों में शामिल थे? जो बहुत सारे भारतीय जो हैं पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे, उनमें शामिल हैं। आइए देखें उनका क्या कहना था। यहाँ पर पहले देख लेते हैं, अरविंदो घोष का एक चित्र दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अरविंदो घोष का एक चित्र दिया गया है और उनके बारे में क्या दिया गया है। अरविंदो घोष 15 जनवरी 1908 को बॉम्बे में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भावना जागृत करना है। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा की मातृभाषा में होना चाहिए, जो शिक्षा है उसको मातृभाषा में होना चाहिए, यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अरविंदो ने इस बात पर बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर संभव रोजगार पा सकें। अब है अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। महात्मा गांधी का कहना था, ठीक है, उनका कहना क्या था? महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे शिक्षाविदों का कहना क्या था? तो अंग्रेजी शिक्षा में गुलाम बना दिया है। औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। उनके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, अंग्रेजी शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले इस संस्था में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित कर सके। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी, विद्यार्थियों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, भारतीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उन्होंने पाठ्यपुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी कि पढ़ने लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती है। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह भी जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होती है। तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। चित्र में क्या बताया गया है? महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हैं। 1940 की एक चित्र है। यहाँ पर गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर बैठे हुए हैं। अब आगे दिया गया है टैगोर का शांति निकेतन। थोड़ा सा उसके ऊपर एक दिया गया है कि जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी इस ऐसे राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न हो। टैगोर का शांति निकेतन, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपने सुना होगा, उनका शांति निकेतन के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। आप में बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे स्कूल जाते थे, स्कूल जाने से पहले बहुत चिढ़ते थे।
टैगोर जब बच्चे थे तो वो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे, वहाँ उनका दम घुटता था, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसा लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है कि जब टैगोर छोटे थे तो उनका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। जब टीचर पढ़ाते थे तो उनका दिमाग जो है कहीं और भटक रहा होता था। ठीक है, कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने का विचार किया, ये ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहाँ बच्चे खुश रह सकें, यानी उनको पढ़ाई बोझिल न लगे, जहाँ वे मुक्त और रचनाशील हों, जहाँ वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षा कल्पनाशील हों, बच्चों को समझाते हों और उनके अंदर उत्सुकता जानने की चाह विकसित करने में मदद दें। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। तो टैगोर ने एक ऐसा स्कूल बनाने का निश्चय किया जिसमें बच्चे खुश रह सकें, यानी वे बंधे हुए महसूस न करें। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर, ठीक है, कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इस व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उनमें से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है। इस राष्ट्रीय शिक्षा की बात स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। अब देखते हैं अन्यत्र, यानी भारत से कहीं और सभ्य करने के लिए शिक्षा। 1870 के शिक्षा अधिनियम लागू होने तक आमतौर पर पूरी आबादी के लिए व्यापक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। बाल मजदूरी बहुत बड़े पैमाने पर थी, इसलिए गरीब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। परिवार चलाने के लिए उनकी आय महत्वपूर्ण थी। स्कूल भी बहुत कम थे। ज़्यादातर स्कूल चर्च या रईसों द्वारा स्थापित किए गए थे। शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने नए स्कूल खोलने शुरू किए और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी किया। टॉमस आर्नल्ड उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक विचारकों में से थे। वह रग्बी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे। माध्यमिक स्कूल की पाठ्यचर्या में 2000 साल पुरानी ग्रीक और रोमन शास्त्रीय कृतियों को विस्तृत अध्ययन की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे हमेशा ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे अंग्रेजी स्कूलों में जो अध्ययन क्रम पढ़ाया जाता है उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। हर रोज़ हम भाषाओं, इतिहास और कुछ साल पहले या हजारों साल पहले के विचारों को पढ़ते रहते हैं। फिर आर्नल्ड का मानना था कि शास्त्रीय कृतियों के अध्ययन से दिमाग अनुशासित होता है। वास्तव में उस काल के ज़्यादातर शिक्षाविदों की मान्यता थी कि इस तरह का अनुशासन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। सभ्य वयस्क के रूप में विकसित होने के लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि समाज में सही और गलत क्या है और उचित और अनुचित आचरण क्या होता है। शिक्षा, खास तौर से बच्चों के दिमाग को अनुशासित करने वाली शिक्षा का मकसद उन्हें इसी मार्ग पर आगे ले जाना था। क्या आप बता सकते हैं कि इस तरह के विचारों ने इंग्लैंड में गरीबों तथा उपनिवेशों में देसी जनता की शिक्षा से संबंधित किस
संबंधित सोच को किस तरह प्रभावित किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो आज हम लोगों ने चैप्टर 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का पढ़ लिया है। अब इसके बाद 3 चैप्टर और बचे हुए हैं, 8, 9 और 10। ठीक है, तो ठीक है, आज का ये वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 और 7 अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। और इसके अलावा क्लास 8 के जो पहले के वीडियो हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।